Hello students, welcome to today's class. I hope you all are fine. And today we are going to start a new chapter, that is your P block elements. Till now we have done 5 units. The 6th unit, which is general principles of isolation of element, that has been omitted from the syllabus. ठीक है, वो syllabus से हट गई है. So that's why the next unit now, which is P block elements. कौन सी है? P block elements है. ये अब तक जो है सबसे ज्यादा वेटेज लिए हुए होती थी, यूजुअली 5 to 7 मार्क्स. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस यूनिट इज गोइंग टू बी. बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इस चैप्टर को पॉइंट वाइज करेंगे देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, रादर देन आप उसको जो है की फॉर्म में करें. इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू लर्न इट पॉइंट वाइज. चलिए कैसे करना है वो भी मैं आपको जो है बता दूंगा. जैसे अगर मैं पी ब्लॉक की बात कहूँ, इन पी ब्लॉक देयर आर टोटल 6 ग्रुप्स. कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15, 16, 17 एंड 18. 13 और 14 आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. यू हैव डन दिस इन क्लास 11th. और 15 से 18 जो है दैट इज द पार्ट ऑफ योर क्लास 12th सिलेबस. ठीक है, वो 11th में कर चुके हैं, ये क्लास 12th में आ जाता है. तो पी ब्लॉक के अंदर जो है हमारे पास इसकी एक जनरल सी जो है प्रॉपर्टीज हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. तो जनरल प्रॉपर्टीज को अगर मैं फिर से याद करने की कोशिश करूं तो कुछ जनरल सी बातें हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, general electronic configuration of P block, I'm talking about NS2 NP126. This is general, not specific. जनरल बातें करेंगे हम स्टार्टिंग में कि उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP6. यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. 1s2. आगे चलते हैं. तो हमने कहा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जैसे कि एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये सब प्रॉपर्टीज जो है दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा वेरी करती है. पी ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट पी ब्लॉक हैज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ये तीनों ही टाइप के एलिमेंट्स हैं. मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं. आपने पी ब्लॉक के अंदर एक वो जिगजैग लाइन पढ़ी होगी. जिगजैग लाइन से अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं. जिगजैग लाइन से ऊपर की तरफ चले जाओ तो क्या आएंगी? नॉन मेटल्स आएंगी. और जिगजैग लाइन पर क्या होंगी? मेटलॉइड्स होंगे. यानी कि पी ब्लॉक के अंदर जब तीनों ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी हैं, तो उसकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, मतलब वहां पर जो वेरिएशंस आती हैं, जैसे एस ब्लॉक में आपने एक जनरल सी बात कही कि डाउन द ग्रुप ये बढ़ रही है, ये घट रही है, इसके अंदर वो थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा है. तो यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या? कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट member of each group have some anomalous behavior. एनोमलस बिहेवियर आप समझते ही हैं. एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? जो अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करे, है ना. मतलब ग्रुप के दूसरे मेंबर, जैसे मान लो मैं ग्रुप 13 की ही बात करूं,
कि 13 के अंदर कौन कौन से मेंबर है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, 5 मेंबर है। तो बोरोन की जो प्रॉपर्टी है ग्रुप के दूसरे मेंबर कौन कौन से, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनसे थोड़ी सी अलग होगी, इनसे थोड़ी सी अलग होगी, और इसी अलग बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर ये एनॉमलस बिहेवियर है, और एनॉमलस बिहेवियर क्यों आता है इसके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। हालांकि रीजन वही है जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, absence of d orbital. These are the main reasons कि वो anomalous behavior क्यों शो करता है। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे बट एट द राइट मोमेंट। तो ये तो हुई हमारी जनरल सी बातें जो जिसका हमारे करंट सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। द करंट सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 15। ग्रुप 15, ग्रुप 15 का जो अल्टरनेट नेम है ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। क्वेश्चन अराइजेस बाय, क्योंकि इसमें जो पहला मेंबर है वो क्या है, नाइट्रोजन है, बिकॉज फर्स्ट मेंबर इज नाइट्रोजन। अगर मैं ग्रुप के दूसरे मेंबर से बात करें तो दूसरे मेंबर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये टोटल 5 मेंबर है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको सिंबल याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएंगे याद। चलिए थोड़ा सा आगे मूव करें। अगर अगर हम बात करें ऑक्यूरेंस की, ऑक्यूरेंस शब्द का मतलब क्या होता है, ऑक्यूरेंस वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज नेचर में कैसे मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। कैसे, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। और वैसे भी डोंट फॉरगेट नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जो तकरीबन 78%, ऑलमोस्ट 78% बाय वॉल्यूम है ऑफ योर एटमॉस्फेयर। आपने आपको पता है ये बात कि नेचर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन। वो कितनी है, अराउंड 78% है। तो नाइट्रोजन जो है मेन फॉर्म N2 भी एग्जिस्ट करती है उसकी, और नाइट्रेट की फॉर्म में भी है, जैसे कि NaNO3 और KNO3। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, जैसे कि NaNO3 का जो कॉमन नेम है वो है चिली, CHILE, सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, दिस इज द कॉमन नेम। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा ना, एक होता है IUPAC नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ NaNO3। अगर आप केमिकल नेम की बात करेंगे तो वो नो डाउट वो क्या है, नाइट्रेट है। इससे आगे चले, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या है, इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये क्या है, इनके कॉमन नेम्स है। कई बार जो है कॉमन नेम के बेस्ड भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फास्फोरस।
फॉस्फोरस जो एग्जिस्ट करता है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट। किसकी फॉर्म में? एपेटाइट की, या जिसको हम फॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में भी आता है। लेकिन जो एपेटाइट है, एपेटाइट का कॉमन नेम, एपेटाइट इज योर कॉमन नेम, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखें। इट्स फॉर्मूला इज Ca9PO4 थ्राइस। Ca9 सॉरी नॉट, यहाँ थ्राइस नहीं आता, यहाँ 6 आता है। Ca9PO4 6 टाइम्स, और क्या आएगा? CaX2 आएगा। दिस इज द कॉमन नेम। हालांकि फॉस्फोरस और दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, और फॉस्फेट की फॉर्म में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर जो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है फॉस्फेट की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है? ये वो फॉर्म है जो अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं बनता, बट फिर भी क्योंकि अब की बार बोर्ड डिसाइड कर रहे हैं कि शायद 50% एमसीक्यू का जो है पेपर सेट होगा, तो वहां पर बहुत हद तक चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए। इससे आगे अगर हम चले, जो आपके पास दूसरे मेंबर्स बच गए, वो बच गए आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। 3 मेंबर्स बच गए ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड्स। कि ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक बात किसकी हुई कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है? 5 मेंबर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन जो है नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा? N2, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब वो एयर में है, विच इज अराउंड 78% बाय वॉल्यूम। जब वो अर्थ की क्रस्ट की हम बात करते हैं तो नाइट्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि NaNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट। NaNO3 का कॉमन नेम क्या है? चिली सॉल्ट पर सॉल्ट पीटर, और KNO3 का नाम क्या है? इंडियन सॉल्ट पीटर। चलिए इससे आगे चलें अगर, तो और दूसरे मेंबर क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। फास्फोरस आपका अमीनो एसिड्स में होता है। ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। यहाँ तक कि फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का जो कॉमन, एपेटाइट इज कॉमन नेम ऑफ फास्फोरस, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? इट्स फॉर्मूला इज Ca9PO4 6 टाइम्स CaX2। मान लो X की जगह मैं फ्लो, तो मैं उसको नाम क्या दे देता? फ्लोरो एपेटाइट। ठीक है, X की जगह क्लोरीन लगा देता। आई होप यू रिमेंबर दैट X इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन, कॉमन सिंबल यूज्ड फॉर हैलोजेंस। ठीक है, X की जगह क्लोरीन लगा देता तो क्लोरो एपेटाइट हो जाता। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें मैं सबसे पहले सिर्फ नाइट्रोजन समझ लूं। अगर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। यानी कि अगर देखो नाइट्रोजन में क्या आया है? 2s2 2p3। तो फास्फोरस के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, वो कौन, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, यानी कि जनरल आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन will be NS2 NP3। जैसे नाइट्रोजन का क्या आया? 2s2 2p3। फास्फोरस का क्या आया? 3s2 3p3। आर्सेनिक का क्या आता? 4s2 4p3। इसका क्या आ जाता? 5s2 5p3। इसका क्या आ जाता? 6s2 6p3। यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP3।
3. This will be the general electronic configuration of group number 15 members. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात कर लेते हैं. नेक्स्ट इज योर एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती हैं आपको पता है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost electron. उसको हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस भी. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम कर दिया तो एटॉमिक रेडियस, ऑफ आयन कर दिया तो आयनिक रेडियस. अब इसकी वेरिएशन की अगर बात करें देन डाउन द ग्रुप दोनों ही क्या करती है इंक्रीज करती है. क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. एडिशन ऑफ न्यू शेल. ठीक है, इससे आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपको याद है. नहीं याद तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron of an isolated gaseous atom. That energy is called your ionization enthalpy. उसको क्या बोलते हैं ionization enthalpy बोलते हैं. Ionization enthalpy is actually inversely proportional to atomic size. यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एंथैल्पी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी. यानी कि डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अभी तो ऊपर हमने बताया सेकंड प्रॉपर्टी में कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे साइज क्या होता रहेगा बड़ा होता रहेगा. अगर साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से उसको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है कम हो जाती है. लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कंपेयरिंग विद ग्रुप 13. ठीक है, 13 नहीं 14 से कंपेयर करेंगे. ग्रुप नंबर 14 से अगर मैं कंपेयर करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 is greater than ionization enthalpy of group 14. ठीक है, 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 से ज्यादा होने वाली है. क्यों ज्यादा? क्योंकि सीधी सी बात है लेफ्ट टू राइट चले गए आप. क्योंकि आप लेफ्ट से राइट चले गए. जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है छोटा होता है. बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है डिक्रीज करता है. साइज अगर छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है.
This is the ability to attract the bonded pair of electron. एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज हुआ है, आपको पता है ना बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर का नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए आपको, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोलम्बिक फोर्सेस हो, जो से मर्जी फोर्सेस क्यों ना हो, उनका एक रिलेशन होता है डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, साइज इंक्रीज करने से होगा ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सीधी सी बात है, अगर कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगी, क्यों नहीं खींच पाएगी, और वो क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा होने से क्या हो गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। मैं बार बार कहता हूँ, आप मैग्नेट का एग्जांपल लेके चलो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अगर एक दूसरे के पास है तो बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कराएगा। आप धीरे 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 इसको दूर लेके जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाओगे और छोड़ दो, क्या वो अट्रैक्ट करा लेंगे, नहीं कराएंगे। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन को भी नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन किससे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, कि कितनी पावर से वो अपनी तरफ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बड़ा आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको बेसिक्स के साथ साथ जरूरत पड़ती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर देखो कि फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप नंबर 15 क्या होता है, पॉली एटॉमिक होता है। पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब मैनी, और एटॉमिक मींस एटम, कि ये जो है बहुत सारे एटम जो आपस में जुड़ के एज वन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, फास्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4। तो यहाँ पर तो 2 एटम जुड़ गए, जबकि फास्फोरस के केस में कितने एटम जुड़ गए, 4 एटम जुड़ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट, तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है N2 क्या होती है, गैस होती है, जबकि ऑल अदर मेंबर्स आर सॉलिड। आप फास्फोरस लें, आप आर्सेनिक लें, आप एंटीमनी लें, बिस्मथ लें, कुछ भी लें, वो सब क्या है, सॉलिड है। सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। चलिए फिर से आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज योर मेटालिक कैरेक्टर। ध्यान से समझना, मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर बात एक ही है। मेटालिक नेचर वर्ड को समझो पहले। मेटालिक नेचर का मतलब होता है टू बिहेव एज मेटल, टू बिहेव एज मेटल। और मेटल का बिहेवियर क्या कहता है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटालिक नेचर का मतलब क्या हो गया, टू बिहेव एज मेटल एंड मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या होगा, अच्छी मेटल होगा। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होगा, अच्छी मेटल होगा। तो
इसका मतलब ये हुआ कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो, क्योंकि बात क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, यानी कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एबिलिटी to lose the electron increases, hence metallic character also increases। और इसमें देखो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज योर नॉन मेटल, जबकि बिस्मथ इज योर टिपिकल मेटल। टिपिकल मेटल मतलब उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है मेटल से मैच करती है। तो नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन इज योर मेटल, सॉरी नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है। और इनके बीच में कौन कौन बच गया, आर्सेनिक बच गया और एंटीमनी बच गया। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे आपके पास मेटलॉइड। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, मेटलॉइड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए बड़ी सिंपल सी बात कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन योर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस which depends upon, which increases with increase in molecular mass। ठीक है, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है इज योर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। कि पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है कहाँ से, नाइट्रोजन से जब मैं मूव करना शुरू करता हूँ, कहाँ तक, अप टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मैं जाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाई। तो यहाँ देखें कि मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं डिपेंड करता, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पहला मॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम आर्सेनिक से नीचे आते हैं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स दूसरा वीक भी हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि बॉन्ड का बॉन्ड डिपेंड करता है साइज पर, साइज बड़ा होगा बॉन्ड बड़ा होगा, और बड़ा बॉन्ड वीक होता है। बड़ा बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गए और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो गई, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलोट्रोपी।
एलोट्रॉपी क्या होते हैं? आपने क्लास 9th में पढ़ा था एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स मतलब कि जब कोई चीज एक से ज्यादा फॉर्म में, जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन शोज एलोट्रॉपी, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन के अलावा हर एक चीज के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसकी, किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये अब तक कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे थे? अब तक हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज की या एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली है वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। I will give you a rough idea today and we will detail it in we will discuss it in detail tomorrow. Oxidation state, अगर मैं बात करूं जो है एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या कहता है? NS2NP3, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो यहाँ पर दो तरीके से वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या तो -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 करने की कोशिश करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि जब गेन करने की बात आएगी तो वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लूज करने की बात आए तो सबसे पहले तो ये पी के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। उसके बाद कौन से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? एस के इलेक्ट्रॉन होंगे। एस में कितने हैं? 3 तो पी के लूज कर दिया आपने, और अगर एस के भी 2 चले गए तो आ जाएगी +5। +3 कब आया है? +3 आया है when only p electrons are used, सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं आप। और +5 कब आएगी? when both s and p electrons are used। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो माइनस में जब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वो कौन सी स्टेट शो करेगा? -3 की शो करेगा। जब वो प्लस की बात करेंगे तो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करे, तो पी में तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तो +3, और पी के साथ साथ अगर वो एस के इलेक्ट्रॉन का भी यूज करे तो +3 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितना आ जाएगा? +5। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, दिस इज जनरल। जबकि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल। दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड बिलीव मी दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर इज दैट यू विल स्टडी एवरी डे। ठीक है, अगर आप एक दिन भी एक लेक्चर भी मिस करेंगे देन बिलीव मी उससे आगे जो है आपको उस ग्रुप में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। सो मेंटेन योर रेगुलरिटी। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।